हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारे सेशन में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकेंड बुक फर्स्ट का, जिसमें गैल्वेनिक सेल, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर वोल्टेनिक सेल कहते हैं, उसकी हम स्टडीज करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रसायन सेल, या फिर उसका दूसरा नाम है वोल्टेनिक सेल, या फिर इसको हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल। यहाँ से 2024 का जो एग्जाम हुआ है, 25 का नहीं, 25 का तो अभी हो चुका है, 24 का एग्जाम जो 2024 आरबीसी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है गैल्वेनिक सेल के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण। तो आइए हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। यहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में कैसे न कैसे करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर इन द ब्लैंक्स हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, या फिर कैसे न कैसे करके क्वेश्चन कुछ तो पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की अपन बात करेंगे, इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसकी संरचना की बात करेंगे। पहला इसका टॉपिक रहेगा इसकी संरचना या इसका निर्माण की बात है। हम यहाँ पर दो कांच के पात्र लेंगे, ग्लास कंटेनर यूज लेंगे। ये जो कंटेनर में लिया है, पात्र लिया है, कांच के पात्र लिए हैं। एक जो है ये वाला राइट हैंड साइड वाला पात्र है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पात्र है। जो ये कौन सा है? राइट हैंड साइड वाला है, और ये पात्र कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट तो आपको पता ही है। जो लेफ्ट वाला पात्र है, उस पात्र में क्या करते हैं अपन? विलेन बढ़ते हैं किसका? जिंक सल्फेट का विलेन। किसका बनेंगे? जिंक सल्फेट विलेन। ये सब याद रखना है। और राइट वाला जो कांच का पात्र है, इसके अंदर विलेन पड़ेंगे किसका? कॉपर सल्फेट विलेन। इसका विलेन पड़ेंगे कॉपर सल्फेट विलेन। आगे मैं बताऊंगा कि इसका काम क्या है। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, परिभाषा क्या होती है, आगे मैं बात करूंगा। ये जो जिंक सल्फेट का विलेन लिया है, इस जिंक सल्फेट के विलेन के अंदर एक धातु की रोड, धातु की छड़, जिसको इलेक्ट्रोड कहेंगे, इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे, डुबाएंगे। वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? वो है जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड। और जो कॉपर सल्फेट विलेन लिया है, उसके अंदर जिस धातु का इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? वो है कॉपर इलेक्ट्रोड। यही इसके निर्माण में इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसमें क्या लेंगे और लेफ्ट राइट में कौन रहेगा। जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है, ये काम करता है किसका? ये एनोड की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है ये? कौन होता है? एनोड। किसकी भांति व्यवहार करेगा? एनोड की भांति व्यवहार करता है। और यहां पर एनोड जो होता है कैसा होता है? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। कॉपर मेटल का जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? इसको अपन कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। और ये कैथोड जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होगा। यहां पर शेल के अंदर ध्यान रखना है, आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है, कैथोड रेज कहां से जाती है? कैथोड से जाती है, वो नेगेटिव होता है, वो अलग है। यहाँ पर शेल में आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक ट्रिक के रूप में बता दूंगा, पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के फॉर्म बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कैथोड और एनोड जो है, इस कैथोड और एनोड को एक इनर्ट अक्रिय वायर के द्वारा, एक ये मैंने ली है, इसको कुंजी कहेंगे, की कहेंगे, ये कुंजी है। और ये जो हमारा कौन है? अमीटर है। तो दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों धात्विक इलेक्ट्रोड को, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को, यानी कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड को की सहायता तथा अमीटर के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने के बाद में हमें जो एक परिपथ मिलता है, इस परिपथ को मैं कहूंगा,
या इस परिपथ का नाम है एक्सटर्नल सर्किट, बाह्य परिपथ। क्या कहेंगे? ये बाह्य परिपथ है, एक्सटर्नल सर्किट है। यस। इसके बाद में और गैल्वेनिक सेल के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? एक हम यहां पर लेते हैं लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। लवण सेतु की मैं बात करता हूं, सॉल्ट ब्रिज की बात करता हूं। काम क्या है और कैसे बनाते हैं? पहले तो इसका बनाते कैसे है उसकी हम बात करें, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज मतलब लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नाली होती है। ये उल्टा मैंने यू कर दिया, यू ऐसा ही होता है, वैसे तो यू यू होता है, इस शेप का होता है, लेकिन ये उल्टा यू आकार की एक कांच की नली होती है। इसके अंदर अक्रिय, इनर्ट, निष्क्रिय कह सकते हैं, विलेन भरा जाता है। किसका? KCl हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर KNO3 हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विलयन लवण सेतु के अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? पाया जाता है तो तीनों को एक साथ नहीं देंगे, तीनों में से कोई एक दिया जाएगा, और नहीं पाया जाता है तो ये तीनों दिए जाएंगे और तीसरा कोई और मिलेगा। यस। अब ये जो विलेन होता है सॉल्ट का, लिक्विड होता है, और इसको उल्टा रखा तो डेफिनेटली ये जो विद्युत अपघट्य विलयन अपने लिया कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट इसमें आ सकता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है? इसको कठोर करने के लिए, इसमें कठोरता लाने के लिए क्या करते हैं? अगर अगर यानी एगार एगार अथवा क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। किसमें? लवण सेतु के अंदर जो ये विलेन बना है KCl का या अमोनियम क्लोराइड का या फिर KNO3 का, इसको थोड़ा सा हार्ड करना है, टफ करना है, कठोर करना है, तो इसको में क्या भरते हैं? इसके साथ मिक्स किया जाता है अगर अगर या फिर जिलेटिन, जिससे क्या होता है? ये विस्कस हो जाता है, डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और इसके बाद में तत्पश्चात क्या किया जाता है? ये कांच के जो दो सिरे है, दो एंड है, ओपनिंग पार्ट है, यहाँ पर कॉटन की डॉट के द्वारा इसको बंद किया जाता है। कपास होता है, कॉटन होता है, कॉटन की डॉट लगा दी, दो ओपनिंग जो पार्ट होते हैं किसके? सॉल्ट ब्रिज के, ग्लास की ट्यूब के, उसको बंद किया जाता है। तो इस टाइप से हमारा ये क्या मिला है? ये लवण सेतु मिला है, सॉल्ट ब्रिज मिला है। क्या मिला है? सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए ये परिपथ जो दो इलेक्ट्रोड वायर के द्वारा, तार के द्वारा जुड़े हुए हैं, अक्रिय तार के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको तो अपन कहते हैं बाह्य परिपथ। और ये सॉल्ट ब्रिज जो क्या करता है? दो विद्युत अपघट्य विलयन यानी कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के विलयन को जोड़ रहा है। इस परिपथ को कहेंगे आंतरिक परिपथ। तो आंतरिक परिपथ किसके द्वारा पूर्ण हो रहा है? लवण सेतु के द्वारा। बाह्य परिपथ किसके द्वारा पूर्ण हो रहा है? इन इलेक्ट्रोड के द्वारा, और ये मेटेलिक वायर जो उसको कनेक्ट करते हैं, ये बाह्य परिपथ और ये आंतरिक परिपथ। तो लवण सेतु क्या काम करता है? ये आंतरिक परिपथ को पूर्ण कर रहा है। ये आंतरिक परिपथ है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो लवण सेतु बना है कैसे ऐसे। अब इसके लवण सेतु की मैं बात करूंगा तो किसके? इसके कार्य की बात करूंगा, इसके फंक्शन क्या, इसके वर्क क्या है। पहला कार्य अभी मैंने लिखा है, यही है। ये क्या करता है? सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। क्या करता है? सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। इस सेल के इंटरनल सर्किट जो है, इस इंटरनल सर्किट को क्या करता है? पूर्ण करता है। और क्या करता है? ये सेल के दौरान जो सेल अभिक्रिया होती है, सेल अभिक्रिया के दौरान सेल की जो सांद्रता होती है, इनमें जो परिवर्तन होता है, तो सेल की सांद्रता को क्या करता है? नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है। ये सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल जो है इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है।
सेल की सांद्रता को क्या करता है, उदासीन करता है, यानी सेल की उदासीनता को बनाए रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य, सेल की रासायनिक उदासीनता को बनाए रखता है, यह सांद्रता की उदासीनता को बनाए रखता है। जिसको आयनिक उदासीनता कह सकते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज का निर्माण कैसे हुआ और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, बाह्य परिपथ क्या होता है, आंतरिक परिपथ क्या होता है। आई बात समझ में। अब अपन बात करेंगे आगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सेल के ऊपर जो सेल अभिक्रिया होती है, मैंने कहा सेल की परिभाषा की अगर मैं बात करता हूँ, सेल की परिभाषा क्या होती है, ऐसा उपकरण, ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो क्या करता है, ये केमिकल है, रसायन है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, रसायन है, जिंक सल्फेट भी क्या है, रसायन है। तो ये केमिकल एनर्जी को, या फिर क्या कहेंगे, जो सेल के अंदर जो रसायन होता है, केमिकल होता है, इन केमिकल्स को केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल कहेंगे, या विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे, या फिर वोल्टेइक सेल कहेंगे। जो रसायन के द्वारा, ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा केमिकल्स को या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। इसकी परिभाषा की बात करता हूं, क्या करता है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन करता है या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। करता उसे क्या कहेंगे, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये यहाँ पर जो सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखना, ये रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आप ये भी बता सकते हो, ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। ये जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें दो अभिक्रिया होती है, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया तो क्या कहेंगे, डैनियल सेल की अगर या गैल्वेनिक सेल की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत का उत्पादन करता है। इस विद्युत के उत्पादन करने वाले उपकरण को, डिवाइस को क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल कहेंगे। मैंने कई बार कहा है, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम कभी कभार आपको वोल्टेइक सेल दिया हो सकता है, या फिर विद्युत रासायनिक सेल दिया हो सकता है। यस, ये इसकी परिभाषा है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर सेल की, जो मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया, कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। इस सेल के जो दो भाग हैं, ये दो भागों को आधे आधे भाग में डिवाइड करेंगे। ये हाफ पार्ट है, हाफ सेल है, और दूसरा ये हाफ सेल लिखी है। यहाँ पर हाफ सेल अभिक्रिया होगी, इधर अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। आपने 11th के क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड पढ़ा है,
अर्ध अभिक्रिया विधि, तो अर्ध अभिक्रिया हाफ सेल रिएक्शन जो होती है ये हाफ वाली है, इधर वाली हाफ रिएक्शन, इधर वाली हाफ रिएक्शन, और नेट रिएक्शन मिलके क्या बनाती है, रेडॉक्स रिएक्शन बनाती है। तो बात करेंगे अपन सेल के ऊपर, जो सेल की कार्यविधि यानी सेल अभिक्रिया है, कार्यविधि कहेंगे या सेल अभिक्रिया है। सेल कार्य कैसे करता है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, सेल अभिक्रिया क्या होती है। यस, आइए सेल की सेल अभिक्रिया की हम बात करेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ पर एक कांच का जो पात्र है, कौन सा, लेफ्ट वाला साइड है, उसमें हम क्या बनेंगे, जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं, और इसमें जिंक इलेक्ट्रोड का हमने डिप्ट किया है, और जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, एनोड ऋणात्मक होता है, इस बात का ध्यान रखना। और सेकंड जो राइट वाला पात्र है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं, कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड डिप्ट किया जाता है, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, और कैथोड जो होता है वो धनात्मक होता है। ये बात आपको माइंड में अच्छी तरह से फील करनी है। अब मैं सेल अभिक्रिया की बात करता हूँ। ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये आधा सेल है, और राइट वाला पार्ट है ये आधा सेल है, और दोनों आधे आधे मिलके एक संपूर्ण सेल का निर्माण करते हैं, एक नेट सेल का निर्माण करते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये अर्थ सेल जो है कौन सा, एनोड है, एनोड पे होने वाली अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया में पहले मैं ले रहा हूं एनोडिक अभिक्रिया, यानी एनोड पर क्या होता है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, मुझे बताइएगा। एनोड मैंने किसका लिया है, एनोड मैंने लिया है जिंक धातु का, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। आगे मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण। और आप भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हैं ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग। कैसे, जैसे ही हम यहाँ पर ये कैथोड और एनोड को इस कुंजी के द्वारा अमीटर की सहायता से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक सर्किट होता है, परिपथ होता है, पूर्ण होता है, और उस दौरान ये जो इलेक्ट्रोड जो है कैथोड और एनोड, इस पर सेल अभिक्रिया होना स्टार्ट होती है। तो जैसे हम यहाँ पर की को जोड़ेंगे, परिपथ को जोड़ेंगे, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका होगा, जिस धातु का आपने एनोड लिया है, एनोड किसका लिया है, जिंक का लिया है, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब देखिए और मैं मजेदार बात बता रहा हूँ, ये जिंक सल्फेट विलयन है। जिंक सल्फेट विलयन का मतलब क्या है, इस विलयन के अंदर कौन है, Zn2+ आयन है, और दूसरे क्या है, सल्फेट आयन मिलेंगे। और जैसे हम सर्किट को, परिपथ को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं इस इनर्ट वायर के द्वारा, अक्रिय वायर के द्वारा, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा मतलब इसका अपघटन होगा। तो यहां से ये जिंक आयन जो है इलेक्ट्रोड के Zn+ के रूप में कहाँ आ रहे हैं, इस विलयन के अंदर आ रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जो ये त्याग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे बाह्य परिपथ के द्वारा। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन का अपघटन हो रहा है, Zn2+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट के विलयन में पहले से ही इस सल्फेट से, जिंक सल्फेट से Zn+ आयन है, और ये इलेक्ट्रोड है, ये भी Zn+ आयन को इस विलयन में ही भेज रहा है। तो इस विलयन में क्या होगी, Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पहले से ही Zn+2 आयन है, और ये इलेक्ट्रोड भी अपने क्या करता है, जिंक आयनों को इस विलयन के अंदर भेज रहा है। इस विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। ऊपर एरो का मतलब है बढ़ती है। अब इस विलयन के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो सीधी सी बात, इस विलयन के अंदर कौन है, धातु के आयनों की बात करो तो कॉपर आयन है, बहुत सारे कॉपर आयन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जिंक के द्वारा त्यागे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस परिपथ से होते हुए, ये बाह्य परिपथ से होते हुए, ये बाह्य परिपथ से होते हुए कहाँ जा रहे हैं,
देखते रहिएगा कहाँ जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, किधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट विलेन में आ रहे हैं, जो कैथोडिक हाफ सेल है उसमें आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। और जैसे इलेक्ट्रॉन ये कॉपर सल्फेट विलेन में आते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कौन दिखते हैं, कॉपर आयंस दिख रहे हैं, कॉपर आयन दिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस ग्रहण करके क्या करेगा, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कॉपर धातु के रूप में जमा हो जाएंगे। तो यहां पर इस विलेन के अंदर कॉपर आयनों की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। एरो में डाउन कर रहा हूं, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि यहां पर जिंक जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर कहां जा रहे हैं, कॉपर सल्फेट विलेन में जा रहे हैं। और कॉपर सल्फेट विलेन के कॉपर प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठोस कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये ठोस कॉपर जो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है धातु का उसके ऊपर जमा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है, थिकनेस में वृद्धि होती है। जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसकी मोटाई जो होती है वो कंटिन्यू कम होती है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा, नियंत्रित अपघटन होगा। क्या होगा, अपघटन होगा, यानी इसकी थिकनेस बढ़ती है। इस कारण इस अभिक्रिया के दौरान जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर को बेसिकली इलेक्ट्रोडों को बार बार चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ये तो मैंने बात की कहाँ की, एनोड की बात की। अब मैं देखिए कैथोड पे क्या अभिक्रिया होती है, कैथोडिक सेल रिएक्शन कहेंगे। यह हाफ रिएक्शन है, अर्ध सेल अभिक्रिया है। कैथोडिक अर्ध सेल अभिक्रिया, मुझे बताइएगा कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है कॉपर धातु। किसका बना हुआ है, कॉपर धातु। कैथोड किसका बना है, कॉपर धातु का बना है। और कॉपर धातु कौन से विलेन में डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट विलेन में। तो कॉपर सल्फेट विलेन में क्या होगा, ये C2 प्लस आयन है। ये कॉपर आयन क्या करेगा, जिंक जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करके क्या बनाएगा, Cu सॉलिड बना दिया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे इसको। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। और ये दोनों रिएक्शन मिलके क्या बनाती है, रेडॉक्स रिएक्शन बनाती है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया में ये दोनों अर्ध अभिक्रिया जो होती है इनको जोड़ देते हैं। कौन सी, एनोड पे होने वाली अर्ध अभिक्रिया और कैथोड पे होने वाली अर्ध अभिक्रिया को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगी, नेट रिएक्शन मिलेगी। इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या मिला है, Zn प्लस CO2 प्लस एक्वस, एस का मीनिंग सॉलिड है, एक्वस का मीनिंग जलीय विलयन। क्या बनेगा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस CO2 सॉलिड। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया, इस सेल अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, नेट सेल रिएक्शन कहते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूं क्या, कि कैथोड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऑक्सीकरण कहां पे होगा, अपचयन कहां पे होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट में क्या होगा। इसको एक सिंपल ट्रिक के फॉर्म बता रहा हूं, आपको याद रखना है। बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल तरीका है। यस, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। जो भी हमने इतना पढ़ा है उसकी समरी की मैं बात करूंगा, ट्रिक के फॉर्म में। ये याद रखने का तरीका है, कोई बुक में आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। फॉर मेमोरी है, याद रखने के लिए ट्रिक, ऐसे याद रखना है। याद रखने के लिए ट्रिक, सेल की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है
सेल के दो भाग होते हैं, एक है राइट हैंड साइड, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड साइड। यस, होता है, बिल्कुल होता है। ये मैंने लिया है, कौन सा है, राइट हैंड साइड, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जो होता है उसको याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम याद रखना है। मुझे बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले क्या आता है, एनोड आता है, कैथोड यानी ए आता है, या फिर सी आता है। कैथोड का पहला लेटर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, सी आता है। तो यहां पर लेफ्ट राइट में भी आप देख लेते हो, लेफ्ट राइट की भी बात करें तो पहले क्या आएगा, एल आएगा, आर बाद में आता है। तो एल को लेफ्ट साइड, आर राइट हैंड साइड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कैथोड कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, एंड राइट हैंड साइड रहेगा। वो कहाँ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग देखना है। एनोड ए पहले आता है, तो ये हमारा एनोड, और एनोड कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। और सी बाद में आता है, सी का मीनिंग है कैथोड, और कैथोड हमेशा कहाँ रहता है, गैल्वेनिक सेल में राइट हैंड साइड वाला कैथोड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, एनोड है। ये कैथोडिक हाफ सेल यानी कैथोडिक हाफ सेल रहेगी, इधर वाली रहेगी वो एनोडिक हाफ सेल। फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। अब एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मुझे अंग्रेजी वर्णमाला बोल के बताएगा, पहले एन आता है या फिर पी आता है। मेरे हिसाब से तो एन आता है। कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर ओ पी, तो एन पहले आता है। तो इसका मीनिंग एनोड कैसा होता है, एनोड नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी है वहां पर अलग मेथड है, वो अलग बात है, इस सेल की बात अलग है। और पी जो होता है क्या होता है, पी का मीनिंग पॉजिटिव, पी बाद में आता है तो पॉजिटिव, मतलब कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा। किसके लिए, सेल के लिए ये धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव रहेगा। फिर याद क्या रखना है, ये जो एनोड ले रहे हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है ऑक्सीकरण, रिडक्शन का मीनिंग होता है अपचयन। कुछ इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो अल्फाबेट में ये मैंने लिखा ओ, मुझे ये बताइएगा और आर में पहले क्या आता है, ओ पहले आता है। और आर में पहले कौन आता है, ओ आता है। तो यहां पर ये एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओ का मीनिंग है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण। और पिक आर का मीनिंग होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। और इन दोनों के बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में ये मैं डबल स्लैश बना रहा हूं। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है लवण सेतु को। इन दोनों के बीच में कौन होता है, लवण सेतु होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे होता है। एनोड किसका लिया जाता है, जिंक का लिया जाता है। मतलब अर्ध अभिक्रिया में ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का। ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझते हो, क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। और रिडक्शन का मतलब समझते हो, क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। एक सेल के अंदर, सेल अभिक्रिया के अंदर एक धातु या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है।
ये हमारा क्या था, डैनियल सेल था या गैल्वेनिक सेल था। इस गैल्वेनिक सेल की सेल पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, इसकी अपन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेशन जो है लंबा हो सकता है, हो जाएगा। यस, तो आई होप कि आपको मैंने जो भी आज कराया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।